हेलो माय डियर, हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। तो आइए आज लेसन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश टेक्स्ट बुक नेम एन एलियन हैंड एंड लेसन नेम लेसन 2 ब्रिंगिंग अप कारी। कारी व्हाट इज कारी? ब्रिंगिंग अप मीन्स जानते हैं पालन पोषण करना या किसी को बड़ा करना, यही ब्रिंगिंग अप कहलाता है। एक फ्रेज है ब्रिंग अप। कारी अ 5 month ओल्ड बेबी एलिफेंट, एक 5 महीने का बेबी एलिफेंट है कारी। लिव्स एंड ग्रोज अप विद हिज 9 year old फ्रेंड एंड कीपर, जो उसका कीपर माने उसका रखवाला है, जो उसकी देखभाल करता है, वो 9 year का है। और दोनों में फ्रेंडशिप है, दोनों फ्रेंड है एक दूसरे के। कारी डजंट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डेलिशियस ट्विक्स ए डे। कारी ज्यादा नहीं खाता है, सिर्फ 16 किलो डेली डेलिशियस माने ताजी ताजी स्वादिष्ट टहनिया पेड़ों की कोमल कोमल खाता है। बताइए 16 किलो पर डे। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, कारी सेव्स द बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग। प्लेफुल है, बहुत चंचल है, बहुत ही, और वो एक लड़के को डूबने से बचाता है। बताइए 5 month ओल्ड बेबी एलिफेंट जिसका नाम कारी होता है, वो एक बच्चे को, एक बॉय को नदी में डूबने से बचाता है। कारी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड व्हेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। 5 महीने का था कारी जब मुझे मिला कि आप इसको देखिए, इसको आप टेक केयर करिए। आई वॉज 9 years ओल्ड एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड ऑन टिप टू। माने अगर मैं अपने अंगूठे पर खड़ा होकर के तो मैं उसकी बैक तक पहुंच जाता था, और मैं 9 साल का था। He seemed to remain that high for nearly 2 years. He seemed to remain that high for nearly 2 years. लेकिन लगता था जैसे वो 2 साल का। We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. अब हम लोग साथ ही साथ बढ़े तो हमको नहीं पता चला कैसे इतना बड़ा हो गया, या कैसे ही was, how tall he was, कितना वो लंबा था। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall when Kari bumped against the poles as he moved about. अब कारी का जो घर था उसको पैवेलियन कहा गया है। एक छप्पर था ऊपर और जिसको एक पेड़ के स्टम्प से बांधा गया था ताकि कारी जब मूव करे ना, पोल को हिलाए तो ये गिरे ना। One of the first things कारी did was to save the life of a boy. और पहली चीज जो कारी ने किया वो एक लड़के की जिंदगी बचाया। कारी did not eat much but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. कारी ज़्यादा तो नहीं खाता था, फिर भी उसको एक दिन में 40 पाउंड ट्विक्स चाहिए था चबाने के लिए और उसके साथ खेलने के लिए। Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. नहाने में तो इतना मजा वो आनंद लेता था, इतना एंजॉय करता था कि हर दिन नदी पे जाता था, किनारे बालू में बैठ जाता था और मैं उस पर खूब रब करता था, सैंड को रगड़ रगड़ के, और खूब वो एंजॉय करता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। 1 घंटा तो बालू में लेटता था, फिर उसके बाद वह पानी में जाता था, तो वहां तो बहुत समय तक वो रहता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी एंड ही वुड स्क्वील विथ प्लेजर as I rubbed water down his back। और जब वो पानी से बाहर आता था या जब मैं उससे पानी रगड़ता था तो बड़ा अच्छा वो स्क्वील माने बोलता था, चिल्लाता था। Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant and leave on the edge of the jungle while I went into the forest to get some delicious twigs for his dinner. Then I would take him, तब मैं उसका कान पकड़ लेता था, कहता था चलो। एक हाथी को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा अगर कोई पार्ट बता रहा है यहाँ राइटर, तो कह रहा वो क्या है, वही उसका ईयर ही होता है। और फिर मैं उसको छोड़ करके चला जाता था जंगल के किनारे
और उसके लिए कुछ स्वादिष्ट ट्विक्स ढूंढने के लिए जो डिनर में खाएगा। वन हैज़ टू हैव ए वेरी सॉफ्ट हैज़ेट टू cut down these twigs. It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. कह रहे हैं उसकी ट्विग्स जो होती थी उसको जिससे मैं हैसेट मैंने जिस कुल्हाड़ी से काटता था वो बहुत शार्प करना पड़ता था, क्योंकि अगर इधर उधर टेढ़े मेढ़े कट जाते थे तो ये खाता ही नहीं था। इसलिए उसको पहले मुझे शार्पन करना पड़ता था, बहुत तेज करना पड़ता था उसकी धार को, और उसके बाद उसके एज उसके बाद ये खाता था। खाने के बाद कह रहा टच नहीं करता था, अगर इधर उधर कट गया या टेढ़ा मेढ़ा हो गया, म्यूटिलेटेड हो गया, डिफॉर्म्ड हो गया तो उसको नहीं टच करता था ये कारी। It was not an easy job to get twigs and saplings for Kari. I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. कह रहे उसके लिए ट्विक्स पाना भी डेलिशियस और लिशियस ट्विक्स पाना भी आसान काम नहीं था। कई पेड़ों पर मैंने कह रहा कि मैं हर प्रकार के पेड़ों पर चढ़ता था, तब कहीं मैं उसके टेंडर ट्विक्स को पाता था। As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Kari calling to me in the distance. कह रहे कि वो बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ था यंग ब्रांचेज ऑफ द बनियान ट्री के कोमल कोमल चीज़ों का, बहुत ज़्यादा माने शौकीन था, और जो लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स की तरह रहती थी उसकी ब्रांचेज। कह रहे एक दिन की बात है कि मैं ये गैदरिंग कर रहा था, आई वॉज गैदरिंग ट्विग्स। कब? वन स्प्रिंग डे, एक स्प्रिंग डे था मार्च में, बसंत का महीना, और मैंने अचानक सुना कि कारी बुला रहा है। As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. अब चूंकि वो बहुत छोटा था उस समय, तो उसकी आवाज जो थी ना जैसे एक ह्यूमन बेबी की तरह लग रही थी। अब ह्यूमन बेबी की तरह लग रही थी। I thought somebody was hurting him, so I came down from tree and ran fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. अब मैं तुरंत पेड़ से नीचे आया, उस स्थान स्पॉट पे जाके पहुंचा जहां कारी था, मैंने छोड़ा था उसको, लेकिन वहां तो कारी था ही नहीं। I looked all over, but I couldn't find him. चारों तरफ देखा लेकिन वो नहीं दिखा। I went near the edge of the water and I saw a black something struggling over its surface. मैंने देखा बगल पानी में, मैंने देखा कि ब्लैक समथिंग, कुछ जैसे काला सा, जैसे उसमें कुछ हो स्ट्रगल कर रहा था इसकी सरफेस पर। देन इट रोज हायर एंड इट वाज द ट्रंक ऑफ माई, तो मैंने देखा अरे कुछ नहीं, ये तो मेरा कारी है, उसका सूंड ट्रंक दिखाई दे रहा है। I thought he was drowning. I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. अब मैंने देखा अरे ये तो लग रहा है कि डूब रहा है, ड्राउनिंग कर रहा है। मैं नदी में नहीं जा सकता था, मैं उसमें नहीं जा सकता था पानी में, क्योंकि ये 400 पाउंड का था, मैं इसे मुझसे बहुत ज़्यादा भारी था, मैं इसे कैसे बचा सकता था। But I saw his back rise above the water, and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. But I saw his back, लेकिन तभी मैंने देखा उसकी पीठ ऊपर आ रही है। जैसे उसने मुझे देखा, वो लगा चिंगाड़ने, ट्रम्पेट करने लगा, स्ट्रगल अप टू द शोर, और शोर माने किनारे आने की कोशिश करने लगा। Then still trumpeting, he pushed me into the water, and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. लेकिन जैसे उसने मुझे पाया, देखा, उसने मुझे पानी में ढकेल दिया, मैंने पानी में देखा कि एक लड़का वहाँ उसकी जाके बॉटम पर, माने उसकी सतह पर जाके वहाँ एकदम तली में पड़ा हुआ था। He had not altogether touched bottom, but was somewhat afloat. अभी पूरा बॉटम पर नहीं टच किया था, लेकिन उसे तैर रहा था। I came to the surface of the water to take my breath, and there Kari was standing, his feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. अब चूंकि मेरी भी सांस फूलने लगी तो मैं भी ऊपर आया, मैंने देखा कारी वहां पर स्टैंड किए हुए था और मुझे देख रहा था। I dived down again and pulled the body of the drowning boy to surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore, and the slow current was already dragging me down. कह रहे हैं कि मैंने फिर एक बार उसमें गोता लगाया, मैं फिर पानी के नीचे गया, लाइक ए
आई पुल्ड द बॉडी, मैं उस ड्राउनिंग बॉय को खींचने की कोशिश किया, लेकिन मैं कोई गुड स्विमर तो था नहीं, मुझे ज्यादा तैरना उड़ना तो आता नहीं था। तो और पानी की धारा जो थी वो हमको धीरे धीरे अपनी तरफ खींच रही थी। Seeing us drift by in current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. लेकिन जैसे ही कारी ने हमको देखा, तुरंत वो पानी की धारा के सामने आ गया और उसने हमको अब इतना बड़ी तेजी के साथ, वैसे तो कह रहा है बहुत स्लो होते हैं, बहुत पॉन्डरस होते हैं, लेकिन उस दिन बड़ी तेजी के साथ वो आया और अपने ट्रंक को फैलाते हुए मेरी तरफ किया। I raised up my hand to catch it and it slipped. I found myself going under the water again, but this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me and then suddenly kicked the riverbed and so shot upwards like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowned boy with my hand. कह रहे हैं मैंने हाथ पकड़ने की कोशिश किया लेकिन स्लिप कर गया, और फिर मैंने दिस टाइम आई फाउंड द वाटर वाज, तब ही मुझे पता चला पानी अब ज़्यादा गहरा नहीं, मैंने अपने पैर से उसको किक किया, मारा रिवर बेड को, और मैं एक बाण की तरह, जैसे तीर होता, मैं झटके से उठा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट आई वॉज होल्डिंग, और मैं उस डूबते हुए लड़के को भी एक हाथ से पकड़े हुए था। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर आई फेल्ट ए लैशो अराउंड माई नेक, और जैसे ही मैं ऊपर उठा मैंने अपने गर्दन की तरफ एक जैसे रस्सी जैसा कुछ महसूस किया। ठीक है, दिस फ्राइटेंड मी, आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, आई हर्ड कारी स्क्वीलिंग एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, ही पुल्ड अस बोथ अशोर। और जैसे मैंने उसको पकड़ा, मैंने देखा कि एक कोई काला काला चीज मेरे गर्दन में पकड़ा हुआ है। मैंने सोचा कोई शायद वाटर का कोई जली जीव है और मुझे खींच रहा है, निकलने ही वाला है। तब मुझे महसूस, अरे तो कारी का ट्रंक है, और वो हम दोनों को पकड़ करके खींच के एसोर पलाया, किनारे बैंक कर दिया। Kari becomes fond of ripe bananas. He believes in self-help, much to the discomfort of his friend. Kari पके हुए बनानों का बड़ा शौकीन था। He believes in self-help, और अपने मदद करने में खुद बिलीव करता था, और much to the discomfort of his friend, और किसी तरह का अपने फ्रेंड को डिस्कम्फर्ट नहीं देना चाहता था। With quiet dignity, Kari accepts the chiding he knows he deserves, और बड़े सम्मान के साथ अगर आप उसको चाइड करिए, स्कोल्ड करिए, तो जान जाता था अगर गलती किया है तो उसको मान भी लेता था, उसको फॉलो करता था। तो दिस वे एक करेक्टर हमने देखा यहाँ पर, वन क्वालिटी ऑफ द कारी, दैट ही सेव्ड द लाइफ ऑफ ए बॉय, एंड द नरेटर आल्सो, नरेटर और ड्राउनिंग बॉय को उसने लाइफ को सेव किया। अब दूसरे पार्ट तो नहीं है, लेकिन अब दूसरा भी इसका करेक्टर हम देखते हैं कारी का, एंड व्हाट इज दैट, लेट अस सी। कारी वाज लाइक ए बेबी, कहते हैं जो बेबी होते हैं, आदमी के बच्चे होते हैं, वैसे कारी भी था। He had to be trained to be good, and if you don't tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. जैसे बच्चे होते हैं, अगर उनको न ट्रेन किया जाए, ना बताया जाए तो और शरारती हो जाते हैं, ऐसे कारी को अगर न सिखाया जाए तो उससे शरारत बढ़ती ही चली जाती थी। फॉर इंस्टेंस, अब एक उदाहरण करें, वन डे somebody gave him some bananas to eat. किसी दिन इसको किसी ने दे दिया केला खाने के लिए, केला तो खा लिया। Very soon he developed a great love for ripe bananas. We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room. अब उसके अंदर केला खाने की आदत पड़ गई, और हम लोग अपने डाइनिंग टेबल पर पके हुए फल रखते थे जो जस्ट खिड़की के बगल था। One day all the bananas on the table disappeared and my family blamed the servant for eating all the fruit in the house. अब एक दिन डाइनिंग टेबल से सारे बनानास गायब हो गए, सारे फ्रूट्स गायब हो गए, और हमारे घर वाले जो थे उन्होंने कहा कि ये सब ब्लेम किस पर लगा दिया, हमारे घर के जो सर्वेंट्स थे। दिस टाइम द ब्लेम वॉज, a few days later the fruit disappeared again. This time the blame was put on me and I knew I had not done it. कुछ दिनों बाद फिर सारे फल गायब हो गए, और इस बार अब की सर्वेंट्स पर नहीं, मेरे ऊपर ब्लेम लगाया गया है भाई कि मैंने ये सब किया है, जबकि मैं जानता था कि मैंने ये नहीं किया है। It made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had taken all the fruit. अब मैं अपने माता पिता और सर्वेंट से बहुत नाराज था, क्योंकि मैं जानता था
कि मैं दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, कि मैं आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, मुझे पता था कि उसने फ्रूट को लिया है। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज पवेलियन। अगली बार जब सारे फ्रूट्स डिसअपियर हुए, गायब हुए, तो मैंने उसके कुछ स्मैश्ड पार्ट, मैंने टूटे फूटे कारी के पवेलियन पे उसके होम में देखा जहां वो बांधा जाता था। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विक्स। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो ट्विक्स खाता है, यहाँ फ्रूट्स कैसे आ गए। नेक्स्ट डे व्हाइल आई वाज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वॉन्डरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल without my parents' permission, a long black thing, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. तभी मैं बैठा था डाइनिंग टेबल पर नियर द विंडो, मैं सोच रहा था कि मम्मी पापा के परमिशन के बगैर कुछ फल खा लूं, लेकिन तभी खिड़की में से काली चीज आई जैसे स्नेक की तरह और सारे बनानाज लेके चली गई। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानाज एंड आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नेक इन एंड टेक फ्रूट। मैंने तो कभी सुना नहीं था कि स्नेक्स बनाना भी खाते हैं। मैंने सोचा कि कौन है भाई ऐसा स्नेक जो इस तरह से खाता है। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट ran out of the house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit and kill all of us. मैं तुरंत क्रेप्ट आउट, मैं बाहर गया रूम से, डर भी था मेरे अंदर और मैं फीलिंग श्योर, मुझे लग रहा था स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, वो स्नेक घर में भी आ जाएगा, ईट ऑल द फ्रूट, सारे फलों को भी खाएगा और हम सबको भी खा जाएगा, मार देगा। As I went out, I saw Kari's bag disappearing in the direction of the pavilion and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. मैंने देखा सिर्फ मुझे कारी का बैग दिखाई दिया, मैंने उसके पीठ, और उसके बाद मैंने कहा ओ, अब कारी अपनी पवेलियन की तरफ जा रहा था। मैं इतना डर गया था। आई वांटेड हिज कंपनी, मुझे मज़ा आ रहा था कि इसकी कंपनी मुझे चीयर करना चाहिए। आई रैन आफ्टर हिम into the pavilion and I found him there eating bananas. मैं उसके पीछे गया, देखा पवेलियन में आराम से कारी खा रहा है बनानाज। I stood still in astonishment. The bananas were lying strewn all around him. I stood in, मैं वहाँ पर बड़े आश्चर्य से खड़ा रह गया। मैंने देखा बनानाज वहाँ पर फैले हुए थे चारों तरफ। He stretched out his trunk and reached for one far away फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग। और एक बनाना को मैंने उसको उठाते हुए भी देखा जो दूर हो गया था, थोड़ा उससे उठाने की कोशिश कर रहा था। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक ए ब्लैक स्नेक एंड आई रियलाइज दैट कारी वॉज द थीप। और तभी मुझे उसका ट्रंक जो है स्नेक की तरह लगा। तब मैंने कहा ओह, ये कोई स्नेक नहीं, ये कारी का ही ट्रंक था जो स्नेक जैसा था। I went to him, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was Kari and not I that had eaten all the fruit these many weeks. तब मैंने अपने पेरेंट्स को उसके कान पकड़ करके दिखाया कि मैं नहीं, ये कारी था। चोर यहाँ कौन है? कारी है जो इतने दिनों से सारे फ्रूट्स खाता था। Then I scolded him for elephants understand words as well as children and I said to him, next time I see you stealing fruit, you will be whipped. और तब मैंने कारी को डांटा और समझाया कि अगर आज के बाद तुमने चोरी किया, ये बच्चों की तरह बहुत जल्दी समझ जाते हैं, तो अगली बार तुम्हें whipped माने पीटे जाओगे, कोड़ों की मार पड़ेगी भाई, बड़ी पिटाई होगी तुम्हारी। He knew that we were all angry with him, even the servants. और उसको पता चल गया कि सारे घर वाले, यहाँ तक कि नौकर भी उससे नाराज थे। His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. अब उसके गर्व, उसके माने सम्मान को इतना धक्का लगा कि उस दिन के बाद से उसने कोई भी चीज़ कभी चुराया ही नहीं डाइनिंग रूम से। And from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank him. और अगर उसके बाद से अगर कोई उसको कभी कोई फल देता था तो वो बड़ी तेज से चिल्लाता था और उसको थैंक देता था, धन्यवाद देता था। An elephant is willing to be pushed for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. करे एक एलिफेंट अगर गलती करे तो आप उसको सजा दीजिए, वो एकदम एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर आपने बिना गलती को
उसको सजा दी तो वो कभी नहीं भूलता है और उसको उसी रूप में आपको वापस करेगा। उस सजा को आपने जैसे दिया है ठीक वैसे ही आपको रिटर्न भी करना जानता है। ये उसकी सबसे बड़ी खासियत है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा करना एलिफेंट को बहुत आता है। ये राइटर यहाँ पर नरेटर हमारा बता रहा है। कारी इज ए फास्ट लर्नर, बहुत तेज सीखने वाला है। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स, ही स्टार्ट सारे जितने भी सिग्नल्स, जितने संकेत या साउंड आवाज़ उसको बताई जाती है तुरंत सीख लेता है। देयर इज़ वन लेसन दो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न। हाँ, एक सबक, एक शिक्षा जो एक हाथी को सिखाई जाती है और जिसको सीखने में उसको 5 साल लग जाते हैं, कारी इज नो एक्सेप्शन। कारी भी इसका अपवाद नहीं, मतलब उसको सीखने में उसने भी उसको 5 साल ही लिया। तो क्या थी वो शिक्षा, अभी देखते हैं। An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. एक एलिफेंट को ये बताना पड़ता है, सिखाया जाता है कब बैठ जाओ, कब चलो, कब गो फास्ट तेज चलो, कब गो स्लो। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच ए चाइल्ड। इफ़ यू से, ये ऐसे ही सिखाए जैसे आप एक बच्चे को सिखाते हैं। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाई ईयर, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। अगर आप धत कहिए और उसके कान को खींच लीजिए तो जान जाएगा कि इसको बैठने के लिए कह रहे हो, तुरंत बैठ जाएगा। सिमिलरली इफ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज द सिग्नल टू वॉक। उसी प्रकार से अगर आप माली कहिए और उसके ट्रंक को थोड़ा सा आगे करिए, पुल खींच लीजिए, तो क्या करेगा, वो जान जाता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे सीख जाएगा। इसका मतलब है चलो, ट्रंक से चलो। ईयर पकड़ के अगर धत बोलोगे बैठो, ऐसे कहेंगे और ऐसे करेंगे तो चल जाएगा। कारी लर्न माली आफ्टर 3 lessons बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत। माली तो कह रहे हैं वो 3 लेसन में ही सीख गया, लेकिन धत को 3 सप्ताह में सीख पाया। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। कह रहे हैं वैसे वो बैठने में बहुत अच्छा नहीं था, और आपको पता है कि हाथी को बैठना क्यों जरूरी होता है, उसको सिखाया जाता है। Because he grows taller and taller than you who take care of him, so that when he is 2 or 3 years old, you can only reach his back with a ladder. क्योंकि वो धीरे धीरे लंबा होता, टालर टालर बड़ा हो जाता है, और 2 ही 3 साल में उस पर चढ़ने के लिए आप वैसे नहीं, सीढ़ी की जरूरत, लैडर चाहिए, लैडर। It is therefore better to teach him to sit down by saying that, so that you can climb upon his back, for who would want to carry a ladder around all the time। इसलिए जरूरी है कि उसको सिट डाउन करना आना, उसको सिट करना आना चाहिए, धत सीखना चाहिए। नहीं तो कहाँ कहाँ वो उसका जो महावत है, उसका ड्राइवर जो होता है एलिफेंट का, या केयर टेकर कीपर जो होगा, केयर टेकर कीपर महावत ड्राइवर, ये सब एलिफेंट के उसके लिए आते हैं, जो उसको पालता है, उसको सिखाता है, ट्रेन करता है। कहाँ कहाँ सीढ़ी लेके घूमेगा, जहाँ जहाँ हाथी जाएगा वहाँ वहाँ, इसलिए सबसे पहले सिट डाउन ही सिखाया जाता है उसको। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल। अब सबसे कठिन किसी हाथी को सिखाना क्या होता है, मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, और इसे सीखने में उसे 5 साल लगते हैं। द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड एज इफ ए स्नेक एंड ए टाइगर वेयर फाइटिंग ईच अदर एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर। मास्टर कॉल कह रहे हैं कि एक अजीब तरह की हिसिंग है, आवाज़ है, हाउलिंग साउंड है, हिसिंग एंड हाउलिंग साउंड है मास्टर कॉल। जैसे ये आवाज़ कैसे होती है, जैसे एक सांप और एक टाइगर अगर लड़ रहे हो जो आवाज़ निकालते हैं उस तरह की होती है, और आपको ये उसके नोज में, दैट ए काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर, एक प्रकार का शोर है, एक आवाज़ है जो उसके ईयर में आपको बोलना पड़ता है, मास्टर कॉल और सिखाना पड़ता है। एंड डू यू नो व्हाट एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। और आपको पता है कि अगर आपने किसी एलिफेंट को मास्टर कॉल दे दिया तो फिर वो क्या करेगा। इफ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज नो वे आउट एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। कहीं सपोज करिए जो महावत है, उसका ड्राइवर है, वो अपना रास्ता ही भूल गया जंगल में, क्या करेगा, तो हाथी को मास्टर कॉल देता है, और जैसे ही वो मास्टर कॉल देगा
जब उसके समझ में नहीं आ रहा है कि अब रास्ता कहाँ जाए, जंगल में कोई उसको समझ में नहीं आ रहा है, भूल गया है सब कुछ, सिर्फ चारों तरफ काला काला ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है, तब वो मास्टर कॉल देता है। यानी जब वो मुसीबत में होता है उसका मास्टर, तब द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव द मास्टर कॉल एंड एट वंस, और बस तब हाथी को आप मास्टर कॉल दे दीजिए। द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक, दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। एज द ट्रीज कम्स क्रैशिंग डाउन, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। और फिर देखिए तब तो हाथी उसके सामने जो भी पेड़ आता है उसको पकड़ के एकदम उखाड़ के फेंक देता है, तोड़ फोड़ देता है उसके, और उसके पेड़ों के गिरने तोड़ने से सारे मंकीज जो होते हैं वो एक डाल से दूसरी डाल पे भागना शुरू कर देते हैं जो सो रहे होते हैं। यू कैन सी देम इन द मून लाइट, यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैक्स रनिंग इन द डायरेक्शंस बिलो। और आप नीचे देखेंगे स्टैक्स जो होते हैं वो सब दिशाओं में भागना शुरू कर देंगे। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ ए टाइगर इन द डिस्टेंस, आप दूर में सुनेंगे कि टाइगर भी गुर्राने लगता है। Even he is frightened, then the elephant pulls down the next tree and the next and the next, यहाँ तक वो भी डर जाता है। और फिर हाथी एक के बाद एक के बाद एक जितने पेड़ आते सबको तोड़ता उखाड़ता एकदम से रास्ता बनाना शुरू कर देता है। Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house, और तब आप देखेंगे कि वो हाथी, वो एलिफेंट इस मास्टर कॉल से एक ऐसा रास्ता बनाएगा जो जंगल से होकर सीधे आपके घर पहुंच जाएगा। यही है मास्टर कॉल। दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी एंड दिस मस्ट बी टॉट टू ईच एंड एवरी एलिफेंट। ये हर ड्राइवर या हर महावत को जरूर सिखाना पड़ता है। यहीं पर लेसन आपका एंड हो जाता है। धन गोपाल मुखर्जी ने इसको राइट किया फ्रॉम कारी द एलिफेंट। आइए इसको क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा है ना द इजीएस्ट वे में आपको इसको सिखाएंगे और क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड? यस। क्वेश्चन 1 कह रहा है द इनक्लोजर इन व्हिच कारी लिव्ड हैड ए थैच्ड रूफ that lay on thick tree stumps. Examine the illustration of Carly's pavilion on page 8 and say why it was built that way. अब कारी का जो पैवेलियन था वो क्यों इस तरह से बनाया गया था, जैसे एक ट्री स्टम्प से बांधा गया था, ऐसा क्यों? आप इसका इलिस्ट्रेशन आप कह रहे हैं बुक से देख करके बताइए या समझिए। तो देखिए, वी नो कारीज पैवेलियन वाज बिल्ट अंडर ए थैच्ड रूफ हैविंग इट सपोर्ट ऑन ए थिक ट्री ट्रंक। जान रहे हैं ना कि एक थिक ट्री ट्रंक से बंधा हुआ था। द सपोर्ट वाज एसेंशियल नेसेसरी टू सेव द रूफ फ्रॉम फॉलिंग डाउन व्हेन ही मूव्ड अबाउट एंड बम्प्ड अगेंस्ट द बम्बू पोल्स। बम्बू पोल्स को टक्कर न मार दे, कहीं उससे गिरा न दे पूरे पैवेलियन को, इसीलिए उसको बांधा हुआ रहता था। सेकेंड क्वेश्चन है Did Kari enjoy his morning bath in the river? Give reason for your answer. क्या कारी को नहाने में मजा आता था? कारण बताइए। Yes भाई, Kari liked the bath very much. He lay down on the sand bank. The narrator rubbed his body with clean sand. Then he washed his body with water. Kari used to make sounds joyfully and happily. देख नहीं रहे थे कितना पहले साउंड से उसको सैंड से रब करता था, फिर उसको वाटर में ले जा करके उसको रब करता था उसके ऊपर खूब, और खूब इंजॉय करता था, खूब वो क्राई करता था, खूब इंजॉय माने जॉयफुल्ली वो क्राई करता था। ये सब तो आनंद ही आनंद आता है। जैसे आप छोटे बच्चों को नहलाइए, साबुन वाबुन लगाइए, कितना मस्त से नहाते हैं, वैसे वो भी इंजॉय करता था। बात तो बहुत ही ज्यादा वो करता था। फाइंडिंग गुड ट्विक्स फॉर कारी टुक ए लॉन्ग टाइम। वाई कह रहे कि कारी के लिए ट्विक्स पाना, गुड ट्विक्स पाना क्यों बड़ा कठिन काम था। वाई? तो आप जानते हैं द नरेटर हैड टू वर्क हार्ड टू गैदर या कलेक्ट सॉफ्ट न्यू ट्विक्स फॉर कारी। ही हैड टू क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज। इफ द ट्विक्स वेयर डिफॉर्म्ड कारी रिफ्यूज टू ईट देम। क्योंकि अगर जरा सा भी वो म्यूटिलेटेड होते थे, डिफॉर्म्ड होते तो कारी उसको टच नहीं करता था। खाने की तो बात ही करिए, नॉट टू टॉक अबाउट ईटिंग, ही नेवर टच्ड इट। इसीलिए उसको पाने के लिए वो हर प्रकार के ही क्लाइम्ड ऑल द काइंड्स ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट। व्हाई डिड कारी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम? कारी ने अपने फ्रेंड को
क्यों फेंक दिया, क्यों ढकेल दिया नदी में? तो आप जानते हैं, कारी पुश्ड हिज फ्रेंड into the stream because a boy was drowning in the water. Kari alone was not able to take boy out of the water. अब कारी was not able to take out of the, उसको अकेले निकालने में कारी माने एबल नहीं था, इतनी वो माने कैपेबल नहीं था, इसलिए उसने अपने फ्रेंड को माने पुश कर दिया, उसमें ढकेल दिया। और देन he took out the both from the river, his friend as well as the drowning boy. कह रहे हैं फिर क्वेश्चन है, कारी वॉज लाइक ए बेबी, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपेरिजन? कह रहे हैं कि कारी जो था एक बच्चे की तरह था, एक ह्यूमन बेबी की तरह था। कैसे? तो देखो, कारी वॉज लाइक ए ह्यूमन बेबी, ही हैड टू बी टॉट ए फ्यू लेसन्स to become good. Like a baby, he too played some mischief. He used to steal away the bananas, fruits from the dining table. अब बच्चों वाली सारी आदतें थी, जैसे बच्चे कुछ ना कुछ तो भाई स्टील करते हैं, तो भी he stole the bananas, ripened bananas from the dining room. और उसके बहुत सारी चीजें, several things were taught to Kari to be good, ताकि वो good बने, he must be good. और 6th क्वेश्चन है, Kari helped himself to all the bananas in the house without anyone noticing it. How did he do it? कैसे कारी ने सारे बनानास ले लिए, कोई उसको देखा भी नहीं, उसको किसी ने नोटिस भी नहीं किया। Kari did so with the help of his long trunk. अपने लॉन्ग ट्रंक से वो he would steal the bananas kept on the dining table through the window. और थ्रू द विंडो अपने ट्रंक को वो रीच करता था वहां पर, और उसके बाद सारे बनानास, वो सारे फ्रूट्स वहां से ले लेता था। तो विद द हेल्प ऑफ हिज ट्रंक, कारी वाज एबल टू स्टील द फ्रूट्स फ्रॉम द डाइनिंग टेबल और डाइनिंग रूम, जो भी आप लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, कारी लर्न द कमांड्स टू सिट एंड टू वॉक। व्हाट वेयर द इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच कमांड? अब कमांड कह रहे हैं आज्ञा, क्या ऑर्डर था, क्या कमांड थी कि उसको बैठाने के लिए क्या कहना पड़ता? धत। क्या कहना पड़ता? धत। कहते नहीं, धत और एंड पुल हिम बाय ईयर, धत एंड पुल हिम बाय ईयर, तो सिट डाउन कर जाता था। और अगर आप उसको चलने के लिए कहिए तो माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, माली कहिए और उसके ट्रंक को माने खींचिए तो चलना शुरू हो जाता था। यही 2 कमांड थे उसके। और उसके बाद है, व्हाट इज द मास्टर कॉल, व्हाई इज इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न। मास्टर कॉल अभी मैंने बताया, जहां पर लेसन एंड भी हो जाता है इसी बात, कि मास्टर कॉल क्या था और क्यों एसेंशियल होता है, नेसेसरी होता है एलिफेंट के लिए सिग्नल देना। देखिए, जब भी व्हेन द मास्टर ऑफ द एलिफेंट या कीपर या ड्राइवर या महावत ऑफ द एलिफेंट गेट्स लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट, देन व्हाट कैन ही डू? Then he gives master call to his elephant, and then the elephant will make the way, make the path, make the way, path towards the home from the forest. तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, master call is a strange howling hissing sound. It was a type of sound. It sounds as if a snake and a tiger were fighting each other. जैसे टाइगर और स्नेक फाइट कर रहे हैं उस तरह की आवाज। दिस नॉइज हैव टू बी मेड इन द ईयर ऑफ एन एलिफेंट, के ईयर में आपको ये करना बोलना पड़ता था, ईयर में, हैव टू बी मेड इन द ईयर। व्हेन एन एलिफेंट लिसन टू द मास्टर कॉल, ही अप्रूव्स द ट्रीज एंड मेक्स ए पैसेज वे पाथ थ्रू द जंगल टू द हाउस। और जैसे ही ये सुनता है तो तुरंत क्या करेगा भाई? पैसेज बना देगा। यस, तो जैसे ही मास्टर कॉल एलिफेंट को मिलेगा मास्टर के द्वारा उसके, वैसे ही विल स्टार्ट टू मेक अ पैसेज, ए वे, ए पाथ थ्रू द फॉरेस्ट टूवर्ड्स द होम। और वो दोनों ही बोथ विल बी आउट ऑफ डेंजर फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के जो डेंजर है, खतरा है, उससे दोनों को दोनों बाहर हो जाएंगे। और यहीं पर एक क्वेश्चन आंसर आपका समाप्त हो गया। तो दिस वे ये भी आपका फिनिश हो गया लेसन। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कैसे हमने क्वेश्चन आंसर और पूरे लेसन्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया वर्ड बाय वर्ड और इंटरेस्टिंग वे में। उसके सिग्नल, उसमें प्रॉब्लम, कैसे क्या होती है हैबिट्स ऑफ एन एलिफेंट,
क्या उसके सिग्नल से कमांड्स होते हैं, कैसे उसको ट्रेन किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप भी एलिफेंट पर कुछ बातें और सर्च करिए और जानकारी हासिल करिए, ताकि आप तो जानते हैं कि एलिफेंट हमारे देश का भाई, और आपको पता हो जाना चाहिए कि अक्टूबर 2010 को हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है, यानी नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया एलिफेंट है। तो आप इसको भी अच्छे से एंजॉय करिए और खूब सारी चीज़ें आप पढ़िए, बहुत सारी स्टोरीज हैं इनके बारे में। तो इसी के साथ नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल आर के सिंपल क्लासेस। एंजॉय करिए, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।